देखो भाई, कैपेसिटेंस का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, सबसे पहले आपको पता है जितने भी मटेरियल हैं आपके पास, मटेरियल देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन 2 टाइप्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स या फिर नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकता हूँ मैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टर्स। क्या? नॉन कंडक्टर्स। ऑल नॉन कंडक्टर्स आर सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्टर्स कह सकते हैं। तो भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, हम 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चल रहा है अपना कंटिन्यूअस, 2 पैरेलल प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं हम। जो डाइलेक्टर डालेंगे इसके बीच में, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन जल्दी मैं इसको खत्म करूंगा, ध्यान से देख लेना आप। डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टर्स क्या है, देखिए ध्यान से। पहले यही चीज़ समझिए, ये कितने टाइप का होता है। डाइलेक्टर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं पोलर डाइलेक्टर्स और दूसरे, वेरी गुड, नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर डाइलेक्टर्स, और दूसरा जो टाइप है नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्टर्स क्या हैं, तो भाई मैं क्या कह रहा था, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, डाइलेक्टर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे यहाँ पे। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक के ऊपर नेगेटिव, आपको पता है ऐसा, है ना। अब आप यहाँ पे कौन सा भी डाइलेक्टर डालो, चाहे आप पोलर डाइलेक्टर डालो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्टर्स, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देगा, रिड्यूस। हमने क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये क्या अप्लाई हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेड टू बी ई नोड, ई ओरिजिनल बोल सकता हूँ। जो हमने बीच में एयर थी उस टाइम पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, हमने जो चार्ज दिया था उसके कारण ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। बीच में क्या था उस टाइम पे, फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम हो सकता है, ठीक है। तो पोलर या नॉन पोलर कौन सा भी डाइलेक्ट्रिक डालो आप, क्या करेगा, इस ई की वैल्यू को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, घटा देगा, सबट्रैक्ट कर देगा, ऐसा बोल सकते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। पोलर, जो आप डायपोल के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, व्हाट इज डायपोल, डायपोल क्या होता है, हाँ, पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस। इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर एक सेपरेट डिस्टेंस रखता हो, सॉरी फिक्स्ड डिस्टेंस रखता हो अपने अंदर, अपने बीच में, तो क्या बोला जाएगा, ये बिल्कुल डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो जो डायपोल होते हैं नेचर में अपने को मिलते हैं, वो फिर क्या बोले जाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या मतलब, जैसे HCl है, ठीक है ना, HCl है, NaCl है, तो ये क्या कहलाते हैं, जो नेचर में अपने को जो डायपोल मिलते हैं वो क्या हैं, पोलर डाइलेक्टर्स। चीज़ है समझ में। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है H और Cl थोड़ा सा बड़ा है ऐसे, इसमें आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसमें भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब आप सभी का यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके Cl के पॉजिटिव और H के पॉजिटिव, इनका सेंटर कैलकुलेट करते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ आता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जब आप इसके नेगेटिव का और इन सभी नेगेटिव्स का सेंटर कैलकुलेट करते हो तो ये आता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो है वो एक ही जगह पे भी आ सकता है और अलग अलग जगह पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl का सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट किया गया, वो डिफरेंट लोकेशंस पे आता है। तो जब इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो जाता है तो ये क्या बन गया है, अब ये डायपोल। चीज़ है समझ में, क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। और जिनका पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कंसाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, पॉजिटिव भी, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कैलकुलेट किया आपने, वहीं आ गया, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कैलकुलेट किया तो भी वहीं आ गया, यानी कि ये कोई डायपोल नहीं है, मतलब उनके बीच चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच सेपरेट फिक्स डिस्टेंस नहीं है, तो वो डायपोल नहीं है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ गए, तो डायपोल है अपने पास, जैसे HCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ये डायपोल्स हैं भाई, क्योंकि इनमें एक बड़ा और एक छोटा होता है। इससे जब आप कैलकुलेट करने जाओगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो अलग अलग मिलेगा, ठीक है, चीज़ आई समझ में। अब देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल O2 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे कैसे हैं डाइलेक्टर्स, नॉन पोलर डाइलेक्टर्स।
ये डायपोल नहीं है। तो जब आप रखोगे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में तब ये डायपोल बन जाएंगे। कभी ये सोचो, मैंने बोला था चाहे आप इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो, पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा, रिड्यूस करेगा। कैसे? पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रिड्यूस कर देगा इस ई को, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, देखेंगे अभी। तो इसकी ई नोट की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। अब नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं अगर वो आपने डाले इसके अंदर तो क्या होगा, इनका तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं बना सकते, क्योंकि इन सभी का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसाइड करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप O2 देखो, दोनों ऑक्सीजन के क्या हैं, एटम्स, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट किया, यहाँ आया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे, तो इनका सभी का नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर कैलकुलेट किया वो भी सेम पॉइंट पे आ गया, इसलिए इनके बीच फिक्स डिस्टेंस नहीं है। तो अगर फिक्स डिस्टेंस होता है इनके बीच, अगर सेपरेट होते हैं फिक्स डिस्टेंस से, तो क्या बनता है ये डायपोल, इसलिए क्या है डायपोल नहीं, इसलिए क्या है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इनका बिहेवियर देखें, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहे थे, मान लीजिए नेगेटिव चार्जेस ऐसे चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो होगा क्या, इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ओरिजिनल रास्ता था ये उससे थोड़ा सा हटके घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर खिसक जाएंगे आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता ये हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते पे चलते हैं, इस नए रास्ते पे, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा उधर खिसक जाते हैं। तो अब जब आप कैलकुलेट करोगे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर तो इधर मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज उधर खिसक गए तो यहाँ मिलेगा, पहले यहाँ थे दोनों सेम लोकेशन पे, अब नेगेटिव चार्ज इधर खिसक गया है और पॉजिटिव चार्ज उधर खिसक गया है, समझ में आया, इसलिए अब ये क्या बन गया है डायपोल। तो मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखोगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन, क्या हो जाता है पोलराइजेशन, यानी कि क्या बन जाते हैं वो डायपोल, स्ट्रेच हो जाते हैं, वो खिंच जाते हैं, यूँ समझिए, पॉजिटिव भी वही और नेगेटिव भी वही, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा स्ट्रेच हो जाएगा, क्या बन गया है डायपोल। चीज़ आई समझ में, ठीक है। देखो भी, देखिए अगर आपने यहाँ पे डाइलेक्टर डाल दिया, डाइलेक्टर डालने के कारण जो पहले एक एटम ऐसा था, आपने अगर नॉन पोलर डाला, एक एटम है या मॉलिक्यूल है, आप ये समझिए, उसका पॉजिटिव चार्ज भी वही है और जो सेंटर कैलकुलेट किया नेगेटिव चार्जेस का तो वो भी सेम लोकेशन के ऊपर आ गया, है ना, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे मॉलिक्यूल है, ऐसा मान सकते हैं, चाहे सिंगल एटम मान लो आप, चाहे वो मॉलिक्यूल दो साथ, जैसे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है ना। तो अगर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच में आपने पोलर या नॉन पोलर कैसा भी डालो, आपने डाइलेक्टर डाल दिया, मान लीजिए आपने कैसा डाइलेक्टर डाल दिया, नॉन पोलर, तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स ऐसे थे अब वो कैसे हो जाएंगे स्ट्रेच, कुछ चीज़ आ रही समझ में, हाँ, अब उनकी शेप ऐसी हो जाएगी जब स्ट्रेच होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग जब होगा ऐसे, तो इनकी शेप ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी शेप हो जाएगी, तो ये शेप ऐसी हो जाएगी इनकी, ठीक है, चीज़ आई समझ में। थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ ताकि चाहिए अपने को जगह यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ नीचे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये एक डाइलेक्टर डाल दिया हमने, आ गया होगा समझ में, और सारे के सारे इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं स्ट्रेच। जब ये डाइलेक्ट्रिक आपने डाला इसके अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक के डालने के कारण क्या बनेगा, देखो आपको पता है पोलराइजेशन हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसा लगाया था, अब ये देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज किधर है उधर और नेगेटिव चार्ज किधर है इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसा, ये भी बनाएगा, दोनों का जुड़ के इस डायरेक्शन में, ये भी बनाएगा इधर और ये भी बनाएगा इधर, दोनों का इधर ही जुड़ेगा ना नेट एक ही डायरेक्शन में ऐसे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, बन गया है अंदर में, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, वो किसके कारण है, पोलराइजेशन के कारण, ईपी मैंने उसको नाम दिया है, समझ में आ रहा है। अभी जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने जाओगे अंदर, तो आपको ई नोड मिलेगा या ईपी मिलेगा, बताइए मेरे को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो बेटा जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाओगे तो आपको रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। आपको ई नोड तो लगाया आपने, ईपी पोलराइजेशन के कारण बन गया है, तो मान लीजिए आपने ऐसे लगाया था 50 और वापस में कितना क्रिएट हो गया 20, तो न तो आपको 50 मिलने वाला अभी, न 20 मिलने वाला, कितना मिलेगा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 30। तो फेमस इक्वेशन है, बड़ी फेमस रिलेशन याद रख लेना, ई नेट जो मिलेगा आपको, ई ओरिजिनल जो आपने लगाया है माइनस ईपी, है ना, बहुत ही फेमस रिलेशन है, हर जगह काम में आएगा, आपने याद रख लेना, ठीक है।
ये क्या बोला जाता है? अब ये ई जो है ये क्या बोला जाएगा? ये ई इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ये जो आपको ई मिला है, ई नेट बोलूँ मैं इसको, ये क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ है समझ में। अब एक चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन हुआ, हमें समझ में आ गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, यानी कि वो क्या बन गए हैं? डायपोल्स। चीज़ें समझ में, पोलराइजेशन है। तो ये इसका रिलेशन किसके साथ है? पोलराइजेशन का रिलेशन किसके साथ है? तो वो भी हमने पढ़ना है। और जो ई जो अपना बचा है उसका रिलेशन किसके साथ है? जितना ज़्यादा आप ई नोड लगाओगे, उतना ज़्यादा क्या बचेगा? ई, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ समझ में आई? जैसे मान लीजिए मैंने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, उसके कारण कितना बचा? 5। मान लो कितना बचा? 10 लगाया मैंने, कितना बच गया? 5, क्योंकि वापस में बना पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने 20 लगाया, ठीक है, 20 लगाया तो कितना इलेक्ट्रिक, कुछ और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पोलराइज होंगे, ठीक है, और 5 पहले 5 सब्ट्रैक्ट हुआ था, अब 10 सब्ट्रैक्ट हुआ और ऐसे क्या बच गया? 10। जब मैंने इसे 40 लगाया तो और ज़्यादा ई बच गया मेरे पास, ई नेट, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ आई समझ में? तो जितना ज़्यादा मैं ई नोड लगाऊंगा उतना ज़्यादा ई नेट बचेगा। तो क्या चीज़ समझ में आई? ई नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। चीज़ आई समझ में? हाँ, तो ई नोड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ई। क्या है के? यहाँ पे क्या है के? के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस रिलेशन से आप देखिए ई नोड बाई ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? के। चीज़ आई समझ में? या फिर ई को ऊपर ले जा सकते हो, के नीचे आ जाएगा इस रिलेशन से। चीज़ आई समझ में? तो बड़ा ही फेमस रिलेशन है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा अपने। ये एक ऐसा बन गया है, या फिर ई नोड बाई के इज इक्वल्स टू ई। क्या चीज़ समझ में आएगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मान लीजिए मैंने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओरिजिनल कितना लगाया मैंने? 20, ठीक है, मान लो। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 5। तो ई कितना बचा? कितना बचा होगा? 4 बचा। ध्यान से देखिए, ई जब आप ई नोड को के से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? 4, ठीक है ना। यानी क्या किया मैंने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? हर बार ये वैल्यू को कितना डिक्रीज करेगा? 5 टाइम्स। हर बार ये चीज़ कांस्टेंट है, बदलेगी नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर आपने 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नेट कितना बचा? 5 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, नेट कितना बचा? 4। तो 5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब हर बार 5 टाइम्स डिक्रीज करेगा। अगर आपने 100 लगाया होता तो कितना बचता? 20। कितना डिक्रीज करेगा हर टाइम पे? 5 टाइम्स। चीज़ है समझ में? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना, आपने आगे काम में आएगा। चीज़ समझ में? अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, अब पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने बताया था जितना ज़्यादा आप ई नोड लगाओगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। आपने ई नोड लगाया 5, उसके कारण 5 मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुई, इधर ऐसे मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो गए, पोलराइज हो गए, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। पोलराइजेशन की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी आपको, किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब देखो मैंने अगर 10 ई लगाया, ई नोड 10 ई नोड लगाया, तो मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स पोलराइज होगी। तो इससे क्या रिलेशन बना? इससे रिलेशन बना P पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ है समझ में? क्या चीज़ समझ में आई? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे अल्फा एप्सिलॉन नॉट एंड ई ओरिजिनल ई नोड। तो भाई ये रिलेशन निकल के आया। ये क्या है? डबल कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, सिंगल कांस्टेंट नहीं आएगा। हर बार क्या लगाते थे हम? सिंगल कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? डबल कांस्टेंट। अल्फा क्या है? अल्फा इज ए एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइज एबिलिटी।
अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड एटॉमिक, अगर एक एक एटम है एटॉमिक, या फिर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर पोलराइज्ड एबिलिटी। ओके, हाँ, कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए हैं वो है ये कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस अल्फा की जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ अल्फा सेम एज वॉल्यूम। जब आप इसके डायमेंशंस निकालोगे, अल्फा को उधर ही रखो, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट के डायमेंशंस नीचे आओ, डायमेंशंस रखो इसके, और ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा ना, अल्फा सॉरी ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो पी के डायमेंशंस रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट के और ई के नीचे, तो सिर्फ क्या बचेगा, वॉल्यूम के डायमेंशंस, यानी कि एल क्यूब। चीज़ है समझ में? हाँ, अब एक रिलेशन इसी से हमारे को समझ में आता है। क्या रिलेशन समझ में आता है कि ये तो वही चीज़ होगी भाई, आपको दिख रहा है अभी, जितना ज़्यादा आप ई नोड लगाओगे उतना तो आपको ई नेट मिलने वाला है, यानी कि पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ई नोड के। तो पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोचा जाए भाई जितना ज़्यादा आप ई नोड लगाओगे उतना ज़्यादा तो ई मिलेगा आपको, तो फिर पोलराइजेशन इसके भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। चाहिए समझ में? तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो क्या आएगा, एप्सल नॉट मीडियम के लिए होता है, सॉरी एप्सल नॉट किसके लिए होता है, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, और एप्सल किसके लिए, मीडियम के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ लेटर आ जाता है, और ई, ये क्या कहलाता है, सब्सट्रैक्टिबिलिटी, सब्सट्रैक्टिबिलिटी है ये। ठीक है, जिसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, चाई बोलते हैं कई, तो है ये साई। क्या है ये, साई। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मैं समझाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी फिर से समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, वैसे डबल कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और ये ससेप्टिबिलिटी है। क्या है ये, ससेप्टिबिलिटी। तो एक रिलेशन ये मिल गया हमारे को, ये काम आएगा आपने। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्या प्रूव करूंगा कि ससेप्टिबिलिटी जो है ना, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू K-1 है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं प्रूव भी करूंगा, टेंशन मत लो। या फिर मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, +1, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन है बेटा, K इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी +1। चीज़ें समझ में, एक ज़्यादा है। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू K-1, जैसे मैंने पहले लिखा था। आई चीज़ समझ में? हाँ, ये सारी चीज़ें मैं प्रूव करूंगा, टेंशन मत लो। अभी देखो, देखिए E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नोड माइनस EP। तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, बताइए। देखो, इसको अगर लिखना है तो सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट लिखूंगा, मीडियम में है तो क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन में एप्सल नॉट हट जाएगा, है ना। तो सिग्मा क्या है, इंड्यूस चार्ज। भाई पोलराइजेशन भी लिख सकता हूं मैं, सिग्मा पी, पोलराइजेशन के कारण सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, तो QI लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 1 अपॉन एप्सल कॉमन है यहाँ पे, बाहर निकाल लूँ मैं, कॉमन बोलो एक ही बात है ना, बाहर निकाल लिया मैंने 1 अपॉन एप्सल, और इसको लिख दिया है मैंने QI अपॉन में A। अब देखिए EP इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखूंगा मैं, चार्ज जो है, चार्ज इंड्यूस जितना हुआ है पर यूनिट एरिया, इसको क्या बना दिया P। अभी बताता हूँ P यहाँ पे क्या है, P बाई एप्सल, याद रखना ये भी एक रिलेशन है। P बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कितना है, P अपॉन में एप्सल। अब यहाँ पे P क्या है, P क्या है, टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी। P क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन नहीं है, टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी है यहाँ पे P। चीज़ें समझ में, ये क्या है, ये P नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट डेंसिटी। चीज़ें समझ में। हाँ, अब इसके आगे चलते हैं भाई। अब एक चीज़ देखिए,
यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। इसके कारण आपको पता है इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पे, यानी कि पोलराइजेशन हुआ है यहाँ पे। चीज़ आई समझ में? तो पोलराइजेशन हुआ यानी कि डायपोल बन गया, डायपोल। डायपोल की पता है डायरेक्शन आपको मैंने बताई हुई है कि क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये 12 इसके बीच का डिस्टेंस, टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ए डायपोल। कितना डिस्टेंस होता है, 12, पता है ना। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा ने यहाँ पे क्या किया है, पोलराइजेशन। सिग्मा ने किसका काम किया है यहाँ पे, पोलराइजेशन का। भाई इस चार्ज ने यहाँ पे पोलराइजेशन किया है। जितने चार्जेज होंगे, 5 चार्जेज हैं या 10 चार्जेज हैं, उनके कारण मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन। चीजें समझ में? अब देखिए यहाँ पे जो ये पोलराइजेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। पोलराइजेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लिख देता हूं, पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्यों है ये, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही पोलराइज हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर तरफ पोलराइज हो गए, ऐसे भी पोलराइज हो गया, ऐसे भी नहीं, उनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन वेक्टर, और ये चार्ज डेंसिटी क्या है, स्केलर। तो हम इसको इक्वल कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते। यही समझ में? तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। एन इज यूनिट वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। अब आपको पता है जैसे वर्क है, वर्क कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट। चीज़ है समझ में? इसलिए पोलराइजेशन इनटू में एन। ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को, क्या किया मैंने, देखो ध्यान से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इस सिग्मा ने, चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव की, इस सिग्मा ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पोलराइज कर दिया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोलराइजेशन हुआ है, देखो यहाँ पॉजिटिव ऐसे दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल में, ऐसे जो पोलराइजेशन हुआ है वो पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सरफेस के साथ यहाँ एक प्लेट का जो सरफेस है, एरिया वेक्टर कितना एंगल बन रहा है, 90, नॉर्मल। कितना एंगल बन रहा है, 90, नॉर्मल बोल सकते हैं उसको, 90 का एंगल जो है नॉर्मल है। तो मैंने दिखा दिया ऐसे पोलराइजेशन हुआ है वो कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। और इस पोलराइजेशन के, इस सिग्मा के कारण पोलराइजेशन जो हुआ है यहाँ पे, तो सिग्मा पी पोलराइजेशन, यहाँ पे इसने किसको इंड्यूस कर लिया, यहाँ पे सिग्मा पी। यहाँ पे कौन सा चार्ज पोलराइज किया इसने, नेगेटिव। इस सिग्मा ने सिग्मा पी को पोलराइज कर लिया, और पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। समझ में आ गया ना? हाँ, ये चीज़ मैंने लिख दी, आ गया होगा समझ में। इस सिग्मा ने सिग्मा पी पोलराइजेशन किया, तो सिग्मा पी पोलराइजेशन कितना होगा, पोलराइजेशन जितना हुआ है मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, नॉर्मल, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल प्लेट है अपनी, सिंगल सरफेस के कारण ऐसा, अगर डबल होती है ना यहाँ पे, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस के ऊपर चार्ज है, थिकनेस को क्या किया हमने, थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया है ना। हाँ, तो सिग्मा पी इंटू में एन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है समझ में? अभी सिग्मा नहीं बचा है, ध्यान से सुन लो, कितना है यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज। सिग्मा जो मैंने लगाया था ओरिजिनल माइनस सिग्मा पी, कुछ आया कि नहीं समझ में भाई? सिग्मा कितना बचा है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा तो मैंने लगाया था और सिग्मा पी पोलराइजेशन के कारण बन गया था, ठीक है ना। तो उतना चार्ज नहीं है, यूँ समझिए आप, नेट इतना बनेगा सिग्मा। तो E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह मैं किसको लिख सकता हूँ, P इंटू में N, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिल M भी लिख सकते हो, मीडियम के लिए एप्सिल अकेला भी यूज कर सकते हो, चीज़ है समझ में। तो उसमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ याद रखना है आपने वैसे कि हम एप्सिल नॉट कब लगाते हैं, एयर या वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिल अगर लगेगा तो किसके लिए, मीडियम के लिए। तो कोई नहीं, ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए एप्सिल नॉट लिख रहा हूँ। स्पेशल एप्सिल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेला एप्सिल। अब देखिए ध्यान से, अब एप्सिल नॉट को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल्स टू क्या बन गया, सिग्मा माइनस पी एन। अभी यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे भूल जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर है ना। डायरेक्शन लगा दी, इधर डायरेक्शन थी ऑलरेडी। अभी
यहाँ पे भी n लगा दो, थोड़ी सी तो इज्जत रख लो वेक्टर होने की, है ना। अभी देखो, अभी मैं इसको इधर ले आता हूँ, सिग्मा सिग्मा को इधर रखता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, नेगेटिव वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिग्मा को इधर ही रखो आप, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू इधर आके एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में पी एन। ये चीज़ समझ में नहीं आती, सिग्मा को इधर ही रखो और इसको इधर ले आओ, तो इसके साथ किस में आ जाएगा, ये प्लस में, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में पी और n क्या है, कॉमन। तो व्हाट इज दिस, ये जो वैल्यू आई है ये चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पी, ये पूरी एक टर्म बन गई है। ये क्या बोला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, पोलराइजेशन क्या है ये बन गया है, क्या बोला जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इनटू में n। बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये है डिस्प्लेसमेंट, वैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, कभी वैसे डिस्प्लेसमेंट समझो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है किसी के साथ। मान लीजिए मैं हर रोज़ आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना, और एक दिन संदीप सर आगे पढ़ाने फिजिक्स, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कौन है, संदीप सर। मेरा रिप्लेसमेंट बोल दो यार, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बना दिया है। चीज़ आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बच्चों को समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में पी। आई होप आया होगा समझ में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेस कर दिया है, और डाइलेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ना डाइलेक्टर के कारण, तो उसका डिस्प्लेसमेंट लिखा जा रहा है अभी। चीज़ आई समझ में। हाँ, अब देखिए डी और ई का रेशियो निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी और ई का रेशियो, इससे आगे यहां तक एक रिलेशन बन गया है। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अब डी और ई का रेशियो निकालते हैं। तो डी कितना है अपना, डी को क्या लिखूंगा यार, सिग्मा, सिग्मा ही तो लिखूंगा डी को भाई, एन तो क्या है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है ना। तो ई को क्या लिखूंगा, ई को मैंने लिखा अभी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ देखिए, ये जो है ये क्या बोला जाएगा अपना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डी बाई ई इज इक्वल्स टू कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू में एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रख लेना। सो डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, के एप्सिलॉन नॉट ई। एक रिलेशन ये आ गया है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अगर के कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो ए कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट है यहाँ पे भी। तो बेसिकली डायलेक्ट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। चीज़ समझ में। बदल के आ गया है भाई, टीचर मेरी जगह दूसरा है, लेकिन टीचर ही था वो। हाँ, कोई ऐसा हाथी घोड़ा जानवर तो नहीं था, कोई दूसरा है, वो टीचर ही है। चीज़ समझ में। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बस डिस्प्लेसमेंट है उसका डायलेक्टर डालने से। चीज़ समझ में। अभी ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। देखो भाई, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, दिख रहा है आपको, डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा पी, आप क्या लिख सकते हो पी। पोलराइजेशन क्या लिख सकते हो, पोलराइजेशन इधर रख लो, कोई बात नहीं। क्या आ जाएगा, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। आया होगा समझ में। अब देखिए पोलराइजेशन इज इक्वल टू डी की वैल्यू रख दो के एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और एक E कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले लिया, K माइनस 1 और E। दिख रहा है आपको। मैंने पोलराइजेशन में आपको करवाया था अभी यहाँ क्या था, एप्सल साई ससेप्टिबिलिटी और E। पोलराइजेशन का रिलेशन था किसके साथ है, हाँ, पोलराइजेशन क्या आया था अभी मैंने रिलेशन यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और यहाँ पे E, यानी कि ससेप्टिबिलिटी क्या है, K माइनस 1, या K का रिलेशन क्या है, ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। K इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी प्लस 1, और इसको प्रूव भी करेंगे हम। आई चीज समझ में। तो एक चीज़ ये आ गया, एक रिलेशन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, तो पोलराइजेशन का रिलेशन भी प्रूव कर दिया हमने। एक लास्ट चीज़ और देखिए इसमें,
ससेप्टिबिलिटी वाला प्रूव करना चाह रहा हूँ मैं। ससेप्टिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का सिंबल ये रहेगा भाई साई, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी? पोलराइजेशन मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी आ जाता है। ये क्या है ससेप्टिबिलिटी, साई है ना, मैंने बताया अभी। ये ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टिबल का मतलब क्या, देखिए कौन कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है। देखिए मान लीजिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए 5, ठीक है। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए ऐसे 20, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है, मैंने चेंज नहीं किया है, जितना शुरू में लगाया था उसके कारण घट के EP बन गया, फिर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी उतना ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, ये जो मैंने रखा था उस टाइम पे सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए, और जब इसको रखा तो कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, 10 मान लो, 20 मान लो। तो ये ज़्यादा ससेप्टिबल है, ठीक है, ज़्यादा ससेप्टिबल है। ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पसंद करता है, यूँ मान लीजिए ज़्यादा पोलराइजेशन जहाँ पे होता है वो मोर ससेप्टिबल बोला जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन इज मोर देन इट इज सेड टू बी मोर ससेप्टिबल। चीज़ ऐसा समझ में? हाँ, ये है ससेप्टिबिलिटी। अब रिलेशन देखिए, तो देखिए रिलेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, मैंने E इजिकल्स टू E0 माइनस EP लिख रखा है, फेमस रिलेशन है अपना। तो E इजिकल्स टू क्या लिखूंगा, E0 माइनस में EP। पोलराइजेशन के कारण मैंने बताया था क्या क्या बना था, टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी अपॉन में क्या आया था, P अपॉन एप्सल, ठीक है। तो E इजिकल्स टू E0 माइनस में, अब पोलराइजेशन क्या आया था अपना, एप्सल साई E अपॉन में एप्सल, एप्सल से एप्सल कैंसिल, सो E इजिकल्स टू क्या आ गया, E0 माइनस में ससेप्टिबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी है भाई, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कोई बात नहीं है, E को इधर ही रख लो, ठीक है। तो E को मैंने इधर ही रखा और इसको इधर ले आया मैं, तो क्या बन गया है, E प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू E, ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E कॉमन उठ जाएगा यहाँ से, E कॉमन, तो क्या है 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी, तो E0 बाई E नीचे ले आओ, इजिकल्स टू 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है K, E0 बाई E क्या बन जाता है K, तो 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, K इजिकल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, या फिर क्या लिख सकते हो आप, K माइनस 1 इजिकल्स टू ससेप्टिबिलिटी। प्रूव कर चुका हूँ ना मैं। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर जरूर है, लेकिन कंप्लीट हो गया अपना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं, ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, या अल्फा एटॉमिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, चीज़ें समझ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।